पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक टीवी सीरियल की तरह है। इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है और हर मोड़ पर ट्विस्ट है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है और जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो एक्टर्स हैं। आते हैं, दो चार डायलॉग बोलते हैं और फिर नेक्स्ट एपिसोड में रिप्लेस हो जाते हैं। और इसी रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में बोलते हैं डीप स्टेट। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान को बने हुए 79 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी वहां पर एक मजबूत डेमोक्रेसी क्यों नहीं टिक पाई है? क्यों हर बार एक आर्मी का जनरल असली बॉस बन जाता है और पीएम सिर्फ एक गेस्ट एक्टर की तरह लगने लगता है? इसके पीछे एक शब्द है जो कि है डीप स्टेट। दुनिया भर में कंट्रोवर्शियल ये वर्ड काफी सारी कंट्रीज में यूज होता है, लेकिन पाकिस्तान में ओपनली एस्टैब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है। आज हम इस वीडियो के तहत पाकिस्तान के डीप स्टेट को समझेंगे और उसके रीजन समझेंगे कि क्यों वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में डीप स्टेट को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि डीप स्टेट एक्चुअल में होता क्या है। अगर कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के हिसाब से बात करें तो ये एक नेटवर्क है मिलिट्री का, इंटेलिजेंस का और थर्डली ब्यूरोक्रेसी का। ये तीन आपस में मिलकर जो इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट होती है उससे ऊपर काम करती है, लेकिन एक शैडो गवर्नमेंट की तरह काम करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद से लेती है, चाहे वो इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी से हो, फॉरेन पॉलिसी से हो या फिर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन हो नेशनल लेवल पर। ये एक इनविजिबल सिस्टम है और अगर सीधे शब्दों में कहें, एक ये हिडन गवर्नमेंट है जो समझती है कि देश उनके हाथ में है, ना कि पॉलिटिशियंस के। आपने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे काफी बार डीप स्टेट के बारे में सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं डीप स्टेट को खत्म करूंगा, क्योंकि यूएस में भी पेंटागन और सीआईए को मिला के बोला जाता है कि ये डीप स्टेट है और जो कि पॉलिसीज को फ्रेम करता है यूएस में भी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में डीप स्टेट या फिर एस्टैब्लिशमेंट के वर्टिकल्स क्या है? ऐसा कहा जाता है इसके दो मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला है पाकिस्तान आर्मी और दूसरा है आईएसआई। हाँ, इन लोगों को सपोर्ट मिलता है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स या फिर फॉरेन पाकिस्तानी नेशनल से फंडिंग के टर्म्स में जो बाहर बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल वर्टिकल्स सिर्फ ये दो हैं और इनका बिलीफ है कि ये पाकिस्तान के गार्डियंस हैं। इसलिए यहां पर जो भी सिविलियन हुकूमत बनती है या तो वो आर्मी की पपेट होती है और अगर नहीं तो वो आर्मी के खिलाफ होती है, लेकिन उस केस में वो टूट जाती है। सोचो, अब तक पाकिस्तान के 79 ईयर्स में 20 प्राइम मिनिस्टर्स रह चुके हैं, लेकिन एक भी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक अपने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं करे। अगर इंडिया से कंपैरिजन करें, वहां पर सिर्फ 14 प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं और ये तो हालत तब है जब पाकिस्तान के 79 ईयर्स में से 33 ईयर्स सिर्फ मिलिट्री कू में निकले हैं। एक और कंपैरिजन ये है कि इंडिया में आजाद होने के इमीडिएटली 4 साल बाद 1951 में जनरल इलेक्शंस हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान में ये मौका आया 1970 में और पहला पीसफुल ट्रांसफर गवर्नमेंट्स का पाकिस्तान में सिर्फ रिसेंटली 2013 में हुआ। अब बात समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी सिर्फ सरफेस पर है, असली रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी के हाथ में है। अगर हम कुछ मेजर रीजंस देखें जिनकी वजह से पाकिस्तान में ये डीप स्टेट एस्टैब्लिश हो चुका है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फाउंडेशन ही खराब थी। पाकिस्तान के कैदे आजम जिन्ना साहब, इन्होंने जो ब्रिटिश का वाइस रीगल सिस्टम था, जो गवर्नर जनरल सिस्टम था, उसको अबॉलिश नहीं किया इंडिया की तरह और उसको रिटेन किया। और किसे बनाया सबसे पहला गवर्नर जनरल? अपने आप को। और जब भी माइनॉरिटीज के सीएम वीक स्टेट्स में आए, उनको हटा दिया। मतलब स्टार्ट से सिग्नल क्लियर था कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस वीक रहेंगे और सेंटर में अथॉरिटी रहेगी। और वो सेंट्रल अथॉरिटी स्टार्टिंग में सिविलियंस के पास थी, बट वो धीरे धीरे करप्शन की वजह से, वीक लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान आर्मी के पास आ गई। आजादी के मात्र 10 से 11 साल बाद यहाँ पर पहला मिलिट्री कू हुआ। 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, पीएम को हटा दिया गया। इनिशियली जो प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्जा, जो कि पहले पाक आर्मी के जनरल थे और फिर प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने कंट्रोल लिया, लेकिन विद इन 20 डेज अयूब साहब ने इन्हें भी हटा दिया और खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। अयूब ने सारी बेसिक डेमोक्रेसीज को हटा दिया। 1962 में एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और सारे पॉलिटिशियंस पर करप्शन के चार्जेस लगाकर इन्हें हटा दिया। कैपिटल को शिफ्ट करके इस्लामाबाद बना दिया, लैंड रिफॉर्म्स लाए, लेकिन सारा कंट्रोल आर्मी के हाथ में रखा। बट फिर आया 1965, इंडिया पाकिस्तान वॉर और हार गए वो।
उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे, उनकी कुर्सी हिला दी और इवेंचुअली 1969 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा। इसी के 8 साल बाद हुआ पाकिस्तान में एक और मिलिट्री coup और इस बार थे जनरल जिया उल हक। जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट पर इलेक्शन को रिग और इंजीनियर करने के एलिगेशंस लगे। हर जगह देश में प्रोटेस्ट होने लगे और आमिर ने बोला बस अब हम आएंगे और जनरल जिया साहब ने टेक ओवर कर लिया। उन्होंने पूरे देश में मार्शल लॉ फिर से इम्पोज कर दिया और इस्लामाइजेशन ड्राइव को शुरू कर दिया। ऑर्डिनेंसेस लाए, शरिया लॉ लाए और फिर इवेंचुअली सोवियत का इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में। जिया ने बहुत सारे जिहादी ग्रुप्स को ट्रेन किया और CIA और सऊदी के साथ मिल गया। जनरल जिया का रूल सबसे लंबा था। इन्होंने 11 साल तक रूल किया, जिसमें इन्होंने 8th अमेंडमेंट भी पास करी, जिनमें इन्होंने खुद को यानी प्रेसिडेंट को ये हक दिया कि वो गवर्नमेंट की असेंबली को डिसॉल्व कर दे। बट इवेंचुअली 1988 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और यही एक तरीका था जब डेमोक्रेसी को एक जरिया मिला पाकिस्तान में वापस आने का। पाकिस्तान का थर्ड मिलिट्री coup 1999 में जनरल मुशर्रफ ने किया। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटाने की काफी कोशिश करी, लेकिन कारगिल वॉर हारने के बाद जनरल मुशर्रफ ने सिविलियन गवर्नमेंट की लीडरशिप को दर्शाया लोगों के प्रति और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया। कुछ ही समय में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना लिया और पूरी मीडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। सब्सिक्वेंटली जुडिशरी, गवर्नमेंट, हर चीज को अपने कंट्रोल में करके एक एनलाइटेंड स्टेट ऑफ मॉडरेशन का स्लोगन दिया। उसके बाद 2 साल बाद 9/11 हुआ। मुशर्रफ US के क्लोज एलाई बन गए और फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड पाकिस्तान में आ गई। इकोनॉमी भी लिबरलाइज हुई, स्टॉक मार्केट भी बेटर हुई। बट इवेंचुअली 2007 में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे। 2006 में बेनजीर भुट्टो की मौत हुई और 2008 में इवेंचुअली मुशर्रफ को रिजाइन करना पड़ा। लेकिन हम ये सारी डीप स्टेट की बातें आज क्यों कर रहे हैं? इतना ज्यादा आज की डेट में क्या रेलेवेंस है? बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर एक और मिलिट्री coup ज्यादा दूर नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, 2013 में इमरान खान ने अपनी पार्टी बनाई PTI, 2018 में वो PM भी बने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनको आर्मी की बैकिंग थी क्योंकि आर्मी को एक सिविलियन लीडरशिप का फेस चाहिए था। पर 2019 से लेकर 2021 में उनके काफी सारी मुसीबतें पैदा हुई जब उन्होंने कुछ आर्मी जनरल्स को की अपॉइंटमेंट्स में गवर्नमेंट में अपॉइंट नहीं होने दिया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जो तब 2019 में ISI के हेड थे, उनका भी टेन्योर कट शॉर्ट कर दिया क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ करप्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। हुआ क्या? 2022 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, आर्मी ने इमरान खान से अपना हाथ छीन लिया। 2023 में तोशखाना और बाकी सारे केसेस में उनको अंदर करा दिया और इन सब में सबसे ऊपर कौन? जनरल आसिम मुनीर, या फिर कहें ऑपरेशन सिंदूर की अमेजिंग हार के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसने सिविलियन हुकूमत को बस एक पपेट सा बना दिया है और आवाम का ट्रस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दिन बर दिन गिरता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की डीप स्टेट की कहानी, एक हिडन एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने हमेशा अपने आप को गार्डियंस ऑफ पाकिस्तान बनाया और सिविलियन गवर्नमेंट को हमेशा सेकंड फिडल का रोल दिया है। लेकिन सवाल बाकी ये है कि इस केस में पाकिस्तान के सिविल और मिलिट्री इम्बैलेंस जो रिलेशंस में है, वो आगे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे शेप करेंगे और मीडिया और पॉलिटिक्स का क्या रोल रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम सिविल वर्सेस मिलिट्री हु रियली रूल्स इस्लामाबाद पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, वरना डीप स्टेट का तो पता नहीं, पर यूट्यूब की एल्गोरिथम को पता चल जाएगा कि आप यहां से एब्सेंट हैं।